Hello everyone, how are you all? Before you watch this video, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए and if you find my videos useful, do like it and drop a comment too. My name is Ratika Gupta and welcome back to my channel. Topic for today is void and illegal agreements. We are covering Indian Contract Act 1872. This is my second class on Indian Contract Act. आज हम डिस्कस करेंगे void and illegal agreements. There are two types of agreements, void agreements and illegal agreements, and it is important for you to know the meaning of these two agreements. सबसे पहले void agreements, as the name itself indicates, सबसे पहले it is an agreement. एग्रीमेंट है वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनी. ध्यान में रखना, इट इज एन एग्रीमेंट विच इज वॉइड, विच मीन्स वॉइड एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. वाई इट इज नॉट एनफोर्सिएबल? क्योंकि इसमें लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइज नहीं होते हैं. अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हो तो आई विश कि इसके पहले जो मैंने वीडियो कवर करवाई थी विच इज ऑन कॉन्ट्रैक्ट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. उसको देख लेना एंड देन वॉच दिस वीडियो. वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होती हैं? ऐसी एग्रीमेंट्स विच आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. Something which is not enforceable is something which is not recognized by the court of law. Why is it not recognized? Because जो हमने previous video में section 10 के essentials of a valid contract read करे थे वो complete नहीं होते हैं, यहाँ पे वो fulfill नहीं होते हैं. यानी कि void agreement is an agreement which is not enforceable by the court of law. Since it is not enforceable, it means it is not recognized and protected by law, and which means कि in case of violation, यानी कि in case of breach by any one of the two parties, the court cannot compel observance of law. अगर कोई इंसान ब्रीच करता है तो कोर्ट नहीं उस इंसान को बोल सकता कि आपको अपने लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को पूरा करना है, बिकॉज यहाँ पे लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइज नहीं होती हैं. I'll give you an example. Suppose there are two people A and B. दो लोगों ने एक दूसरे के साथ एक एग्रीमेंट करी, लेकिन एक इंसान दोनों में से कोई भी एक पार्टी इज अ माइनर. माइनर पार्टी का मतलब होता है अ पर्सन हु इज बिलो 18 years of age. अब लॉ में दैट पर्सन इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन स्टिल अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहोगे, आप कहोगे कि इट इज एन एग्रीमेंट. और वो एग्रीमेंट भी कैसी है? इट इज वॉइड. वाई इज इट वॉइड? वो वॉइड क्यों है? क्योंकि उसकी इन्फोर्सिएबिलिटी नहीं है. इन्फोर्सिएबिलिटी ना होने से मतलब है कि इट इज something which is not enforceable, it is something which is not recognized and protected by law. And if in case इन दोनों में से दो लोग जो प्रॉमिस करते हैं अगर एक इंसान पूरा नहीं करता, the other person cannot go to the court of law and court will never compel observance of law. कभी कोर्ट नहीं कहेगा कि आप इसको पूरा करो, क्योंकि जो आपकी एग्रीमेंट थी वो कभी कॉन्ट्रैक्ट थी ही नहीं. एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? इन्फोर्सेबिलिटी की. ये सारी चीजें मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर करवाई हैं. इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जरूरत होती है एनफोर्सेबिलिटी की. जो एक स्टेप है दैट इज एनफोर्सेबिलिटी. और किसी चीज की एनफोर्सेबिलिटी है या नहीं वो हमें कैसे पता लगेगा? अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, आई होप यू विल बी एबल टू आंसर क्या सेक्शन 10 के एसेंशियल्स फुलफिल्ड होते हैं या नहीं होते हैं. तो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि वॉइड एग्रीमेंट is an agreement which is not enforceable by the court of law. Is it? And since it is not enforceable by the court of law, it is void ab initio. Void ab initio का मतलब होता है void right from the beginning, right from its inception. जब से वो agreement हुई तब से वो void है. यानी कि आप एक minor के साथ agreement करते हो तो जब से आपने उस agreement को किया है तब से ही वो void है. void का मतलब है not enforceable by the court of law. यानी कि it is void ab initio, void from the very beginning, from its inception. beginning से ही starting से ही वो void रहती है. तो void agreement बड़ी simple है. एक और example देती हूँ. For example, you have made an agreement with a person which is impossible to perform. यानी कि आप एक इंसान के साथ एग्रीमेंट करते हो और आप उसे बोलते हो कि आई गिव यू 500 रुपीज प्रोवाइडेड यू ब्रिंग अ डेड मैन टू लाइफ बैक. इज इट पॉसिबल? नो. यानी कि जो अग्रीमेंट वॉइड होती है, वॉइड एब इनिशियो होती है. इट इज वॉइड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. अब कल को अगर दूसरा इंसान जिसके साथ आपने अग्रीमेंट करी थी, ही इज नॉट ब्रिंगिंग दैट मैन बैक टू लाइफ, क्या आप उसको स्यू कर सकते हो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके? नहीं. कोर्ट ऑफ लॉ में आप नहीं जा सकते हो बिकॉज आपकी अग्रीमेंट क्या है? वॉइड अग्रीमेंट है. वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनी ही नहीं क्योंकि उसमें लीगल इन्फोर्सेबिलिटी नहीं आई. लीगल इन्फोर्सेबिलिटी ना होने से मतलब है कि लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइज नहीं हुए. जहां पे लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइज नहीं होंगी वहां पे कोर्ट कैसे कहे कि आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज हैं? अगर आपकी लॉफुल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, लॉ आपको कहता है कि ये आपकी ड्यूटी है एंड यू हैव टू फुलफिल इट, तब तो कोर्ट इंटरवीन करेगा. लेकिन क्योंकि आपकी अग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो,
इसमें enforceability ही नहीं है. So in case of breach made by any one of the two parties, court cannot compel observance of law. इसको आप बोलते हो void agreements. हमेशा ये एक agreement रहेगी, कभी वो contract नहीं बनेगी. उसका रीजन है कि इसमें कभी enforceability नहीं आएगी. enforceability क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सेक्शन 10 के essentials से कंप्लीट नहीं होते हैं, इसीलिए इसको आप बोलते हो void agreements. एंड एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम void agreements पे पूरा चैप्टर है. void agreements अभी तो बिल्कुल बेसिक्स हैं, लेकिन इस पे पूरा चैप्टर है सेक्शन 23 टू सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ये सारे डील करते हैं विद void agreements. बहुत सारी एग्रीमेंट्स हम स्टडी करेंगे, बट आई हैव गिवन यू अ वेरी बेसिक एग्जांपल. अग्रीमेंट विद अ माइनर और एग्रीमेंट विद अ पर्सन टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, ये सारी क्या है? void agreements. दे आर void ab initio. Now moving on to illegal agreements. अगेन हमेशा ये एग्रीमेंट्स ही रहेंगी, कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. इट इज अ पॉइंट टू बी नोटेड. उसके बाद इलीगल का मतलब होता है समथिंग विच इज फॉरबिडन बाय लॉ. इलीगल क्या होता है? हम कहते हैं कि यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस. ऑफेंस मतलब आपने कुछ इलीगल किया. इलीगल इज समथिंग विच इज यू नो forbidden by law. And why is it forbidden by law? Because it is opposed to public policy. For example, you have committed a crime. You have kidnapped somebody, or a person has raped somebody, or a person has murdered somebody. अब आपने एक अग्रीमेंट करी, ए एंड बी, देर आर टू पीपल, ए एंड बी हैव अग्रीड. इन्होंने एक अग्रीमेंट करी एक दूसरे के साथ. ए सेज टू बी दैट यू हैव टू किल सी. आपने सी का मर्डर करना है, और अगर आप ये करते हो आई विल पे यू सम अमाउंट ऑफ मनी. अब कल को बी सी का मर्डर करता है और उसके बाद वो ए से मनी मांगता है. इज ए एंटाइटल्ड टू गिव मनी टू बी? और अगर ए नहीं देता तो क्या बी कोर्ट के पास जा सकता है एंड ही कैन कंपेल ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ? नो माय फ्रेंड्स. इसका रीजन क्या है? अगेन ये एक इलीगल अग्रीमेंट है, और अगर कोर्ट इस चीज में इन्वॉल्व होगा तो इट मीन्स एक तरीके से कोर्ट इस चीज को बढ़ावा दे रहा है. इट मीन्स कि इलीगल अग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ. जिस चीज को करने से लॉ ने ही मना कर दिया, अगर आप उस चीज को करते हो तो वो इलीगल एग्रीमेंट हुई. अब अग्रीमेंट मैंने बता दिया कि इलीगल एग्रीमेंट किस तरीके से हो सकती है. एग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल टू किल समबडी, टू किल सम थर्ड पर्सन. तो वो अग्रीमेंट क्या रहेगी? अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, यानी कि इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी एट लार्ज. और कोर्ट इसीलिए इस इलीगल अग्रीमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं होता, बिकॉज दीज आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. और अगर आप इन चीजों में इंटरवीन होते हो तो आप इन चीजों को बढ़ावा देते हो, और अगर आप उस चीज को इम्प्रोवाइज करते हो तो वो चीज बेटरमेंट के लिए नहीं है, सोसाइटी के लिए. मोरओवर इसका जो कंसिडरेशन होता है, कंसिडरेशन इज अगेन अ डिफरेंट चैप्टर, बट मैंने प्रीवियस वीडियो में बेसिक्स समझाया कि कंसिडरेशन होता क्या है. समथिंग इन रिटर्न, जो आपको बदले में मिलता है. अब अगर बी सी को मार देता है तो बी को बदले में क्या मिलना था? पैसा. बट ए ने नहीं दिया. अब वो कंसिडरेशन ही क्या है? अनलॉफुल है. तो जब कंसिडरेशन अनलॉफुल होती है तो वहां पे भी कोर्ट कैन नॉट कंपेल ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ. तो कहने का मतलब है कि इलीगल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ. Why is it forbidden by law? Because it is opposed to public policy. Moreover, the consideration or the subject matter of the entire agreement is unlawful. क्योंकि वो unlawful है तो कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा. I'll give you one more example. Defrauding of public revenue. अगर आप गवर्नमेंट के टैक्सेस का रेवेन्यू को डिफ्रॉड करते हो, वो भी चीज क्या है? कि इलीगल है. और अगर आप किसी इंसान के साथ ऐसी एग्रीमेंट करते हो, कल को वो ब्रीच ऑफ दैट एग्रीमेंट करते हैं, तो यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ. यानी कि डोर्स ऑफ कोर्ट आर क्लोज्ड फॉर यू. वो बंद रहेंगे, चाहे वो वॉइड एग्रीमेंट आपने किसी के साथ करी, चाहे वो आपने इलीगल एग्रीमेंट करी. बिकॉज ये अग्रीमेंट्स है, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट्स बने ही नहीं, इनमें लीगल इन्फोर्सेबिलिटी कभी आई ही नहीं. इसको आप आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. हमने लॉ ऑफ टॉर्ट्स अभी रिसेंटली खत्म किया, लॉ ऑफ टॉर्ट्स. उसमें हमने डिस्कस किए थे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे कि डेफोमेशन, न्यूसेंस. डेफोमेशन क्या था? लॉ आपको कहता है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स बेसिकली आपको कहता है कि यू डू नॉट हैव टू डिफेम समबडी, यू डू नॉट हैव टू इंजर द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन. और अगर आप वो करते हो तो वो भी चीज क्या है? आप लॉ के अगेंस्ट जाते हो. जिस चीज की मनाही है, लॉ ने आपको फॉरबिड किया है नॉट टू डू समथिंग, आप वही चीज करते हो. इट मीन्स आप क्या करते हो? इलीगल एक्ट करते हो. तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं इलीगल एग्रीमेंट्स की. ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं ट्रांसग्रेशन ऑफ अ पॉजिटिव लॉ. यानी कि एक पॉजिटिव लॉ है, लॉ ने आपको कुछ करने से मना किया, लेकिन आप उसके अपोजिट करते हो. ट्रांसग्रेशन मतलब आप एक ऑफेंस क्रिएट करते हो. ऑफेंस करते हो आप उस चीज को करके, यानी कि लॉ ने कुछ मना किया लेकिन आपने उस चीज को किया. दैट इज टर्म्ड एज ट्रांसग्रेशन ऑफ अ पॉजिटिव लॉ. अब ये सारी चीजें एक मैक्सिम पे बेस्ड है. वो मैक्सिम होता है एक्स टर्पाई नॉन कॉजा ऑरिचर एक्टिव, विच मीन्स no court will ever lend its aid to a man who found his cause of action upon an immoral or an illegal act.
यानी कि जब एक इंसान का कॉज ऑफ एक्शन जब वो कोर्ट में जाता है, उसका कोई ना कोई कॉज होता है, रीजन होता है कि वो क्यों कोर्ट में गया। तो जब एक इंसान का कॉज ऑफ एक्शन ही अनलॉफुल है या इमोरल है, तो वहां पे कोर्ट उस इंसान को हेल्प नहीं करेगा। यानी कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। अब यहाँ पे जब बी जो है वो सी का मर्डर करता है, उसके बाद ए उससे पैसा नहीं देता, यानी कि ए ने ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट किया, यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं। तो क्या बी कोर्ट में जा सकता है और ये कह सकता है कि मैंने सी का मर्डर किया और उसके बदले आई वॉन्ट मनी फ्रॉम ए? इज इट पॉसिबल? नो। इसका रीजन क्या है कि कोर्ट विल नेवर लेंड इट्स एड टू अ मैन हु फाउंड हिज कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन क्या है कि मैंने सी का मर्डर किया, इसीलिए मुझे वापस से पैसा चाहिए, विच इज समथिंग इमोरल एंड इलीगल ऑल्सो, और ये अपोज्ड है टू पब्लिक पॉलिसी। तो कोर्ट कभी भी अपनी हेल्प लेंड नहीं करेगा टू दैट पर्सन। तो यही रीजन है कि क्यों इलीगल एग्रीमेंट्स जो हैं वो हमेशा अनएनफोर्सिएबल रहती है, नॉट एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट उस चीज में इंटरवीन नहीं करता। अब इस चीज को समझाने के लिए आई गिव यू अ केस लॉ विच इज कॉविन वर्सेस मिलबॉर्न 1867। इस केस में क्या हुआ था कि एक डिफेंडेंट थे, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को कहा, डिफेंडेंट वाज अ लैंडलॉर्ड, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को कहा कि आई वांट योर लैंड, आई वांट टू हायर योर लैंड फॉर सम मीटिंग एजेंडा। मेरी एक मीटिंग है, उस एजेंडा के लिए मुझे आपकी लैंड कुछ देर के लिए हायर करनी है। लैंडलॉर्ड थे, तो लैंडलॉर्ड ने जो अपनी लैंड है वो प्लेंटिफ को दे दी। अब मीटिंग के पीछे जो एजेंडा था वो एक इररिलीजियस पर्पसेस को लेके मीटिंग कंडक्ट होनी थी। जब लैंडलॉर्ड ने ये लैंड प्लेंटिफ को दी थी, उस टाइम पे ही वाज अनअवेयर ऑफ दिस एक्ट, ऑफ दिस एजेंडा, यानी कि ही वाज एक्टिंग इन गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब होता है कि जब एक इंसान इनोसेंट होता है, इनोसेंट मतलब उसे सच्चाई नहीं पता। अब लैंडलॉर्ड ने अपनी लैंड तो दे दी प्लेंटिफ को, लेकिन ही वाज अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि उसकी लैंड को इरिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा, वहां उस मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। अब जब अपॉन नोइंग द ट्रूथ, थोड़ी देर बाद लैंडलॉर्ड को सच्चाई पता लगती है कि मेरी लैंड किस पर्पस के लिए यूज होने वाली है, तो उन्होंने क्या किया, प्लेंटिफ को मना कर दिया कि मैं अपनी लैंड तुम्हें नहीं दूंगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्लेंटिफ कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं एंड ही कैन ही क्लेम इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ दिस एग्रीमेंट? सो द आंसर इज नो। इसका रीजन क्या है कि ये भी चीज क्या है, इलीगल है। तो इस केस में यही हुआ था, एंड दिस केस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि इलीगल अग्रीमेंट्स किस तरीके से वर्क करती हैं। यहाँ पे यही हुआ, उन्होंने कहा कि इन एक्चुअल लैंडलॉर्ड ने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। प्लेंटिफ ने कहा था कि इन्होंने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था और उस कॉन्ट्रैक्ट को भी तोड़ रहे हैं, इसीलिए आई वॉन्ट कॉम्पेंसेशन, मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इनटू एग्जिस्टेंस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर टेक प्लेस। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट फुलफिल्ड। सेक्शन 10 के एसेंशियल्स पूरे नहीं होते हैं। अब यहाँ पे जो आपका कंसिडरेशन है, यानी कि सब्जेक्ट मैटर है ऑफ दिस एंटायर अग्रीमेंट, इट इज अनलॉफुल। जब कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो ये इलीगल अग्रीमेंट है। क्योंकि ये इलीगल है, इट इज नॉट एनफोर्सिबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि नो कोर्ट विल लेंड इट्स एड टू अ मैन हु फाउंड हिज कॉज ऑफ एक्शन अपॉन एन इमोरल और एन इलीगल एक्ट। यानी कि यहाँ पे भी, इस केस में भी जो आपका कॉज ऑफ एक्शन था वो एक इलीगल और एक इमोरल काम के लिए था, इसीलिए कोर्ट इसमें इंटरवीन नहीं करेगा। सो आर यू गेटिंग इट? अब इस चीज को समझाने के लिए आई विल गिव अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन व्हिच इज दिस। अब यहाँ पे आपको समझ आता है कि जितनी भी इलीगल एग्रीमेंट्स होती हैं वो वॉइड रहेंगी डेफिनेटली। एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्मगलिंग कॉन्ट्रैक्ट की, स्मगलिंग अग्रीमेंट। आई एम सो सॉरी, इट विल नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा क्योंकि इन एग्रीमेंट्स में इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती है। अब दो लोगों ने स्मगलिंग अग्रीमेंट करी, यानी कि ए एंड बी, देर आर टू पीपल। ए जो है वो बी को बोलता है कि तुम मुझे गोल्ड ला के दो बाय वे ऑफ स्मगलिंग, एंड इन रिटर्न आई विल पे यू 10 लाख रुपीज। अब बी जो है वो ए को गोल्ड तो ला देता है, लेकिन ए जो है he refuses to pay money to B, वो 10 लाख रुपीज देने से मना कर देता है और बी का गोल्ड भी अपने पास रख लेता है। तो ये भी अग्रीमेंट क्या हुई? इलीगल अग्रीमेंट, बिकॉज स्मगलिंग इज इलीगल। तो ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड। वॉइड है, डेफिनेटली है, ठीक है। वॉइड एब इनिशियो, राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, राइट फ्रॉम इट्स बिगिनिंग इलीगल अग्रीमेंट्स भी वॉइड होती हैं। बट जो वॉइड अग्रीमेंट्स होती है, हर एक वॉइड अग्रीमेंट इलीगल नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया अग्रीमेंट विद अ माइनर, आप एक माइनर के साथ अग्रीमेंट करते हो तो वो चीज वॉइड है, यानी कि कल को अगर माइनर ब्रीच करता है ऑफ दैट अग्रीमेंट, यू कैन नॉट नॉक दी डोर्स ऑफ द कोर्ट, आप नहीं जा सकते वहां पे, बिकॉज इट इज नॉट एनफोर्सिबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। बट वो चीज इलीगल नहीं है। illegal is something which is forbidden by law and void is something which is not enforceable by the court of law। तो जो चीज illegal होगी वो enforceable definitely नहीं होगी, right? तो
इलीगल अग्रीमेंट्स वॉइड भी होती हैं, लेकिन वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल, ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल, क्योंकि इलीगल क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ। लॉ आपको मना नहीं करता कि आपने एक माइनर के साथ अग्रीमेंट नहीं करनी। लॉ सिर्फ इतना कहता है कि हाँ, अगर आप कर लेते हो अग्रीमेंट माइनर के साथ, इन केस ऑफ ब्रीच कोर्ट नहीं आएगा आपको रेस्क्यू करने, कोर्ट आपको नहीं बचाएगा, इसका ये मतलब है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। सो ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इन दोनों का रिलेशनशिप समझने के लिए। अब हम दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करेंगे, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट एंड कोलेटरल ट्रांजैक्शंस। ये अपने आप में भी इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, एंड दीज टू पॉइंट्स फॉर्म द डिफरेंशिएशन बिटवीन वॉइड एंड इलीगल अग्रीमेंट्स आल्सो। मोरोवर, जो हमारी वॉइड अग्रीमेंट्स है, दे आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज जी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इफ यू ओपन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपको दिखेगा सेक्शन 2 सब क्लॉज जी, वहां पे वॉइड एग्रीमेंट्स लिखी है। वॉइड एग्रीमेंट्स आर दोज अग्रीमेंट्स व्हिच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, इज इट। और उसको इन डेप्थ मैंने आपको समझा दिया कि इन्फोर्सेबिलिटी कब आएगी, जब सेक्शन 10 के एसेंशियल्स फुलफिल्ड होंगे। यहाँ पे क्यों नहीं होते, बिकॉज इनकी जो कंसिडरेशन रहती है, सब्जेक्ट मैटर रहता है, वो वॉइड होता है, वो अनलॉफुल होता है, इसीलिए ये इन्फोर्सिएबल नहीं होती है। अब हम पॉइंट करेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट एंड कोलेटरल ट्रांजैक्शंस। बिगिनिंग विद रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट, रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिस्टोरेशन बैक, किसी चीज को रिस्टोर करना। अब आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी, हमने ऑलरेडी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लिया। सपोज हम देखते हैं कि देयर इज अ पर्सन ए और बी दो लोग हैं। ए प्रॉमिस करता है बी को, ए इज अ सिंगर, ही प्रॉमिसेस बी दैट आई विल सिंग ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड डे एट योर कॉन्सर्ट। तो मैं सिंगिंग कॉन्सर्ट पे आऊंगा और आपके यहाँ सिंगिंग करूंगा ऑन अ पर्टिकुलर डे एंड डेट। अब जिस दिन सिंगिंग करनी थी, जिस दिन कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, उस दिन ए जो है वो बहुत बीमार हो जाता है, ही इज टू इल टू सिंग, बहुत बीमार हो जाता है। अब जब इन्होंने एग्रीमेंट करी थी, उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था, ए ने कहा था कि आई विल गिव यू माय सर्विसेज, मैं आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, और बी ने कहा था कि ठीक है, इन एडवांस आई एम गिविंग यू 1000 रुपीज, बाकी का जिस दिन आप आओगे उस दिन आपको पूरी पेमेंट हो जाएगी। तो जो बी ने 1000 रुपीज पहले ही प्रायर एडवांस में ए को दे रखे थे, अब क्या बी एंटाइटल्ड है उसको वापस लेने के लिए, क्योंकि ए तो उस दिन अपीयर नहीं हुआ, ही डिड नॉट अपीयर ऑन दैट डे जिस दिन उसने प्रॉमिस किया था, अग्रीमेंट करी थी, कॉन्ट्रैक्ट किया था। सो यस, इसका आंसर है यस, बी इज एंटाइटल्ड टू गेट दैट मनी बैक। इसी को आप बोलते हो रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट, यानी कि अगर आप किसी इंसान को कोई भी बेनिफिट प्रायर देते हो, अगर वो इंसान उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाता, तो आप उस बेनिफिट को रिस्टोर बैक कर सकते हो। यहाँ पे भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ए जो था सिंगर, जिस दिन उसने गाना गाना था, ही इज टू इल टू सिंग दैट डे, वो बहुत बीमार था, इसीलिए वो नहीं आ पाया। तो जो उसको एडवांस पेमेंट करी गई थी बी के तरफ से, बी इज एंटाइटल्ड टू गेट दैट मनी बैक। लेकिन अगर यहीं पे ए इंटेंशनली, जानबूझ के उस दिन नहीं अपीयर होता सिंगिंग कॉन्सर्ट पे, तो दिस विल बी टर्म्ड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्क है, यहाँ पे बी ने ब्रीच नहीं किया, ही इज टू इल टू सिंग, सो कोर्ट कैन नॉट कंपेल कि आप गाना गाओ जाके व्हेन ही इज नॉट वेल। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट हो जाएगा, बी का जो पैसा गया था उसको वापस से मिल जाएगा, और उसको उसी पोजीशन पे लाके खड़ा दिया जाएगा बी को जिसमें वो पहले था। ठीक है, तो ये कोर्ट का यही होता है कि जब आपको बेनिफिट जो आपने दिया वो आप वापस ले लीजिए, यानी कि आप उसी पोजीशन पे वापस आ जाओगे जब आप कॉन्ट्रैक्ट से प्रायर जिस पोजीशन पे थे, आपका लॉस होने नहीं दिया जाएगा। दिस इज टर्म्ड एज रेस्टिट्यूशन। और आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ बुलडॉग, राइट। हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ कि मुझे अपना बुलडॉग बेचना है और आप उसको खरीदने को भी तैयार हो। हमने कहा कि ठीक है, कल 9 बजे हम लोग मिलेंगे मॉर्निंग में, एंड विल मेक अ कॉन्ट्रैक्ट कि I'll sell my bulldog to you and you are willing to purchase it। अब क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हमने अग्रीमेंट करी, 9 o'clock हम मिले, 9:30 तक हमारी अग्रीमेंट जो है वो वाइंड अप हो चुकी थी। अब हमने वहां पे डिसाइड किया था कि मेरा बुलडॉग आप ले लेना, एंड इन एडवांस यू हैव पेड मी मनी, आपने मुझे कुछ पैसा दे दिया था, मेरा डॉग लेने के बदले आपने मुझे कुछ पैसा दे दिया, से फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज यू हैव पेड मी इन एडवांस। जब हम पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे जाते हैं, वी कम अक्रॉस कि मेरा जो डॉग है, बुलडॉग, ही हैज डाइड बिकॉज दैट डॉग हैज मेट विद एन एक्सीडेंट। लेकिन जब हम 9 बजे मिले थे, उस टाइम पे मेरा डॉग बिल्कुल ठीक था। 9:30 जब हम उठे मीटिंग करके, तो उस टाइम तक डॉग जो था, ही वॉज डेड। यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर था, हमारी एग्रीमेंट का जो सब्जेक्ट मैटर था, वही नहीं है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन पाया, क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस? द आंसर इज नो। अगेन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन ही नहीं है, जिस चीज का लेन देन हमने करना था, जब उसी चीज की एग्जिस्टेंस नहीं है, हमारे लिए वो है लेकिन इन एक्चुअल वो नहीं है। इट मीन्स जब से हम मीटिंग में बैठे थे टिल द एंड,
हमारी अग्रीमेंट क्या है? वॉइड एब इनिशियो, वॉइड राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिकॉज बेशक हमें नहीं पता, ये हमें बाद में डिस्कवर हुआ कि माई डॉग हैज डाइड, बट जो हमारा सब्जेक्ट मैटर ओवर जिसके ऊपर हमने डिस्कशन करी थी वही नहीं है। अब इट मीन्स जो आपने मुझे 10,000 रुपीज दिए थे, आर यू एंटाइटल्ड टू गेट दैट बैक? द आंसर इज येस, क्योंकि यहाँ पे भी अब अगेन आपका नुकसान उन्हें नहीं दिया जाएगा, आपको जो 10,000 रुपीज है वो वापस मिल जाएंगे और आपको उसी पोजीशन में लाके खड़ा दिया जाएगा जिसमें यू हैड बीन अगर आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करते। कॉन्ट्रैक्ट से पहले जिस पोजीशन में आप थे उसी पोजीशन में आपको लाके खड़ा दिया जाएगा, और यही कोर्ट का काम होता है कि पार्टीज का नुकसान उन्हें नहीं दिया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बुलडॉग की एग्जाम्पल या सिंगिंग कॉन्सर्ट की अगर आप एग्जाम्पल ध्यान रखो तो आपको रेस्टिट्यूशन समझ आता है कि जो बेनिफिट दिया है उसको रिस्टोर बैक करना होता है। अब अगर मैं बात करूं इलीगल अग्रीमेंट्स की, तो इलीगल अग्रीमेंट्स में कभी भी रेस्टिट्यूशन नहीं होगा। ऑब्वियस है, इसको समझाने की भी जरूरत नहीं है। हम एग्जांपल लेते हैं स्मगलिंग कॉन्ट्रैक्ट की, दो लोग स्मगलिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ए बी स्मगलिंग अग्रीमेंट करते हैं। ए जो है वो बी को बोलता है कि मुझे गोल्ड ला के दो, बी ला के दे देता है, एंड इन रिटर्न ए ने 10 लाख रुपीज पे करने थे बी को, लेकिन बी को वो नहीं करे। क्या बी कोर्ट में जा सकता है? नहीं जा सकता, वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मैक्सिम हमने स्टडी किया है, उस मैक्सिम के कारण एक्सटर्पाई नॉन कॉजा ऑरिशर एक्टियो, इस मैक्सिम के कारण कोर्ट में आप जा ही नहीं सकते, कोर्ट विल नॉट कंपेल ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ। तो इलीगल अग्रीमेंट्स में रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट कभी नहीं होगा। इसका रीजन इज एज सिंपल एज सच दिस मैक्सिम। मोर ओवर क्योंकि इसकी कंसिडरेशन ही अनलॉफुल है तो असेंशियल्स ही कंप्लीट नहीं होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। कोर्ट कहेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो उसका ब्रीच का तो कोई मतलब ही नहीं है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट वॉइड एग्रीमेंट्स, वॉइड एग्रीमेंट्स में भी डिफरेंशिएशन है अगर मैं इस पॉइंट को रेस्टिट्यूशन को डिस्कस करती हूँ। अब एक होती है डिस्कवर्ड टू बी वॉइड केसेस और एक होते हैं नोन टू बी वॉइड। अगर मैं बात करूं सेक्शन 65 की ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें डिस्कवर्ड टू बी वॉइड केसेस की बात करी है। सेक्शन 65 क्लियरली कहता है कि जो डिस्कवर्ड टू बी वॉइड केसेस होते हैं वहां पे रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट होगा। अब आपको जो मैंने एग्जांपल दी सिंगिंग कॉन्सर्ट की या बुलडॉग की, ये दोनों एग्जांपल्स क्या हैं? डिस्कवर्ड टू बी वॉइड केसेस हैं। हमें पहले नहीं पता था कि जो सिंगर है वो बीमार हो जाएगा, या हमें पहले नहीं पता था कि जो मेरा डॉग है ही विल डाई विद इन दैट हाफ एन आवर। इट मीन्स दीज आर डिस्कवर्ड टू बी वॉइड केसेस, पहले से वॉइड नहीं थे, बाद में पता लगा। तो जो डिस्कवर्ड टू बी वॉइड केसेस होंगे उसके लिए सेक्शन 65 क्लियरली कहता है कि वहां पे रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट करना होगा, और मैंने आपको एग्जांपल्स की तरफ से समझाया कि व्हाट इज मेंट बाय रेस्टिट्यूशन। बट अब एक आती है नोन टू बी वॉइड केसेस। नोन टू बी वॉइड में अगेन माइनर के साथ अग्रीमेंट करना इम्पॉसिबल, जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर दो लोग अग्रीमेंट करते हैं, ए सेज टू बी की आई पे यू 5,000 रुपीज एंड इन टर्न यू ब्रिंग अ डेड मैन टू लाइफ, इज इट पॉसिबल? नहीं। तो अगर ए पैसा दे देता है, बी इज ऑब्वियसली नॉट एबल टू ब्रिंग अ डेड मैन टू लाइफ, तो क्या ए कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है कि मेरे 5,000 रुपीज मुझे वापस करवाए जाएं? ऑब्वियसली अगर हम वैसे भी सोचे तो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, और कोर्ट इस चीज में इंटरवीन करेगा भी नहीं। तो हम रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट में ये स्टडी किया कि इलीगल एग्रीमेंट्स का तो कभी रेस्टिट्यूशन होगा ही नहीं, एंड सेम इज द केस विद नोन टू बी वॉइड एग्रीमेंट। आपको ऑलरेडी पता है कि ये वॉइड है, तो फिर ऑब्वियसली आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते। बट हाँ, अगर हम डिस्कवर्ड टू बी वॉइड की बात करते हैं तो सेक्शन 65 क्लियरली कहता है कि जो हमारी डिस्कवर्ड टू बी वॉइड एग्रीमेंट्स होती है वहां पे रेस्टिट्यूशन होगा। सो आई होप आपको रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट समझ आया। डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, नोन टू बी वॉइड एंड इलीगल एग्रीमेंट इज अ डिफरेंट पॉइंट। नेक्स्ट वी कम अक्रॉस कोलेटरल ट्रांजेक्शंस। पहली बात, कोलेटरल ट्रांजेक्शंस होती है इंसिडेंशियल टू दी मेन ट्रांजेक्शन। एक मेन ट्रांजेक्शन होती है दो लोगों के बीच में, उसकी जो इंसिडेंटल ट्रांजेक्शन होती है उसको आप बोलते हो कोलेटरल ट्रांजेक्शन। यानी कि अब यहाँ पे भी हम वॉइड और इलीगल एग्रीमेंट्स को साथ साथ में स्टडी करेंगे, पैरेलल स्टडी करेंगे। एक दो एग्जांपल्स देती हूँ, दोनों एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए, बट स्टिल हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ देखो, A and B are two people, they have entered into a smuggling contract with each other. A says to B कि you know give me this gold by way of smuggling, जो आपको मिलेगा हम उसको शेयर कर लेंगे, और मैं तुम्हें इन रिटर्न 5 लाख रुपीज दूंगी। 5 और से 10, इट इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल वैल्यू, तो मैं आपको 5 to 10 लाख रुपीज दूंगी। अब यहाँ पे जो ए है उसको गोल्ड तो मिल जाता है, लेकिन वो 5 लाख रुपीज नहीं। अब यहाँ पे उसको गोल्ड तो मिल जाता है, अब ए सेज टू बी कि आई डोंट हैव 5 लाख रुपीज, तो ए सी के पास जाता है और 5 लाख रुपीज ले आता है। अब सी इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ ए। सी ने गुड फेथ मैंने समझाया इनोसेंटली ए को 5 लाख रुपीज दे दिया, बिकॉज ऑब्वियसली
अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो सी ने ये सोचा गुड फेथ में कि ऑब्वियसली माय फ्रेंड नीड्स अ लॉट ऑफ मनी, मुझे उसको दे देनी चाहिए। तो सी ने मनी ए को दे दी एंड ए इन रिटर्न गेव दिस मनी टू बी। अब यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद सी जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं और वो कहते हैं कि आई हैव गिवन आई हैव लेंट 5 लाख रुपीज टू ए। अब ए मुझे वो पैसा वापस नहीं करता। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सी इस मनी को वापस ले सकता है? इस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और ये होते हैं मेन ट्रांजेक्शन। ये एक मेन ट्रांजेक्शन है बिटवीन दीज टू पीपल और इसको जो सपोर्ट करती है वो उसको हम बोलते हैं कोलेटरल ट्रांजेक्शन। तो ए और सी में जो ट्रांजेक्शन है इट इज इंसिडेंशियल टू दी मेन ट्रांजेक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्कस करने के लिए 2 पॉइंट्स आते हैं कि अगर तो सी गुड फेथ में एक्ट करता है, सी ने इनोसेंटली मनी जो है वो ए को दी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोर्ट रेस्टिट्यूशन करवाएगा, कोर्ट सी को वापस से 5 लाख रुपीज दिलाएगा। कम्फर्ट में ए जहां मर्जी से पैसा लाए बट सी को वो पैसा वापस मिलेगा इफ सी इज एक्टिंग इन गुड फेथ। लेकिन अगर ये चीज सी को पता थी कि ए एक स्मगलिंग कॉन्ट्रैक्ट में है, उस चीज के लिए ए को 5 लाख रुपीज चाहिए और ए ने कहा था सी को कि हम शेयर कर लेंगे गोल्ड, अभी के लिए तुम मुझे 5 लाख रुपीज दे दो एंड आई विल गिव यू गोल्ड फॉर दैट। नाउ यहाँ पे सिंस सी वॉज नॉट एक्टिंग इन गुड फेथ, सी ने इनोसेंटली एक्ट नहीं किया, उसे सारी सिचुएशंस और सर्कमस्टेंस का पता था। अब यहाँ पे सी के नॉट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड कंपेल ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ, वहां पे वो कॉम्पेंसेशन मांग नहीं सकता। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये एक इलीगल एग्रीमेंट है, सीधी सी बात, इट इज एन इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट इज अ वॉइड एग्रीमेंट, डेफिनेटली ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, तो ये भी एक इलीगल एग्रीमेंट है विच इज वॉइड। वैसे तो कोर्ट कैन नॉट कंपेल ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ, लेकिन यहाँ पे हम मेन ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहे, वी आर डिस्कसिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ कोलेटरल ट्रांजेक्शंस। तो कोलेटरल ट्रांजेक्शंस में कॉन्सेप्ट क्या आता है कि अगर तो यहाँ पे सी इज एक्टिंग इन गुड फेथ, फिर डेफिनेटली सी को रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो सी है ही इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट टू दिस इलीगल अग्रीमेंट, तो यहाँ पे सी को रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट होने नहीं दिया जाएगा। तो ये हमने बात करी है इलीगल एग्रीमेंट्स की। नाउ वी मूव ऑन टू वॉइड एग्रीमेंट्स। यहाँ पे भी देर आर टू पीपल। अब सपोज दिस पर्सन इज अ माइनर एंड ए हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विद अ माइनर। ए बोलता है माइनर को कि आप मुझे अपनी कॉमिक बुक्स दे दो एंड इन रिटर्न आई विल पे यू 5,000 रुपीज। लेकिन अब ए के पास पैसा नहीं है टू पे 5,000 रुपीज। ए जाते हैं सी के पास और अपने फ्रेंड को बोलते कि आई वॉन्ट 5,000 रुपीज। सी ने ए को 5,000 रुपीज दिए, ए ने वो 5,000 रुपीज आगे किसको दे दिए, बी को दे दिए, और उसने कॉमिक बुक्स जो है वो ले ली। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पे मेन ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहे। ये जो मेन ट्रांजेक्शन है ये इलीगल है और यहाँ पे ये वॉइड है, ठीक है, ये वॉइड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं हम, ये इलीगल एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन हियर वी आर डिस्कसिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ कोलेटरल ट्रांजेक्शन जो उससे जुड़ती हुई ट्रांजेक्शन हैं। तो यहाँ पे अगर कल को ए 5,000 रुपीज सी को नहीं दे दे तो सी डेफिनेटली कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं एंड ही कैन कंपेल ऑब्जर्वेंस, क्योंकि ये जो कोलेटरल ट्रांजेक्शन है ये इलीगल नहीं है। क्या ये इलीगल है? नहीं। अगर यहाँ पे इज इट इलीगल? नो, इट इज नॉट इलीगल। क्योंकि ये इलीगल नहीं है तो ये वॉइड भी नहीं है, और अगर ये वॉइड नहीं है तो ये परफेक्टली वैलिड होगी। इज इट? तो आपको पॉइंट समझ आया कि कोलेटरल ट्रांजेक्शंस किस तरीके से वर्क करती हैं, क्योंकि ये कोलेटरल, वी आर जस्ट डिस्कसिंग कोलेटरल ट्रांजेक्शंस बिकॉज दिस कोलेटरल ट्रांजेक्शन इज नॉट इलीगल, हेंस इट इज नॉट वॉइड। इफ इट इज नॉट वॉइड इट इज परफेक्टली वैलिड। तो यहाँ पे जो सी है वो पैसा क्लेम कर सकता है ए से 5,000 रुपीज। तो आई होप आपको कोलेटरल ट्रांजेक्शंस का कॉन्सेप्ट समझ आया। और ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिफरेंशिएशन है बिटवीन इलीगल एंड वॉइड एग्रीमेंट्स। सो मैंने आपको बिगिनिंग में वॉइड एग्रीमेंट्स का कॉन्सेप्ट समझाया, देन वी डिस्कस्ड व्हाट इज मेंट बाय इलीगल एग्रीमेंट्स एंड वी हैव कम अक्रॉस दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, एंड देन आई टॉक्ड अबाउट रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट एंड कोलेटरल ट्रांजेक्शंस। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच गाइज, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Stay safe, keep learning, and bye bye.